अनामिका नाम की एक गरीब लड़की रोहित नाम के एक अमीर लड़के से बेहद प्यार करती थी। रोहित भी अनामिका पर जान छिड़कता था। ऐसे ही एक दिन अनामिका और रोहित मिलने के लिए एक पार्क में जाते हैं और उसी पार्क में रोहित की माँ अमृता भी टहलने के लिए जाती है। अनामिका और रोहित आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अमृता की नजर अनामिका और रोहित पे पड़ती है। रोहित इस समय पार्क में? लेकिन मेरे बेटे के साथ ये लड़की कौन है? मेरा बेटा तो मुझसे ये कह के गया था कि वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा है, लेकिन वो तो इस लड़की के साथ पार्क में बैठा है। जहां अमृता उस लड़की को देख ये सब कुछ सोच ही रही होती है तो वहीं दूसरी ओर अनामिका रोहित से बोलती है, रोहित, जैसा तुम मुझे अपनी माँ के बारे में बताते हो, ये सब जानकर तो मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। अनामिका, तुम बेकार ही डरती हो। माना कि माँ थोड़ी सख्त है, पर मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। देखना, मेरी जिद के सामने माँ को अपने घुटने टेकने ही पड़ेंगे और आज घर पर जाकर मैं माँ से हमारे बारे में बात करूँगा। पर तुम तो शहर जा रहे थे ना रोहित, अगर अब तुम शहर ना जाकर सीधे घर जाओगे तो तुम्हारी माँ को तो यही लगेगा कि मेरी वजह से ही तुमने ये काम छोड़ा है। अनामिका, आगे से बॉस ने ही मुझे जाने से मना किया है, तो मैं शहर कैसे जा सकता हूँ? ये बात तुम्हें और माँ को समझनी होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। इस तरह से रोहित वहाँ से चला जाता है। अब अनामिका भी अपने घर के लिए निकलने लगती है कि तभी रास्ते में अमृता अनामिका को रोक लेती है और उसके साधारण कपड़े देख उससे बोलती है, देखने में तो तुम बड़ी ही सीधी सादी और मासूम सी लड़की नजर आ रही हो, पर जिस तरह से तुम्हारी हरकत है ना, वो मुझे सब बता रही है कि तुमने मेरे बेटे के ऊपर डोरे डाले हैं। मैं कुछ समझी नहीं आंटी। अनामिका के पूछने पर अमृता अपने बारे में बताती है। अब जैसे ही अनामिका को पता चलता है कि अमृता उसकी होने वाली सास है तो वो उसके पैर छूती है, जिस पर अमृता उससे बोलती है, ये ढोंग करना बंद करो। तुम जैसे गरीबों को मैं अच्छे से जानती हूँ। और एक बात, अपने दिमाग से मेरे बेटे का ख्याल निकाल दो, क्योंकि मैं तुझ जैसी गरीब के साथ अपने बेटे की शादी तो कभी नहीं होने दूंगी। इस तरह से अमृता अनामिका को भला बुरा सुनाकर चली जाती है। कुछ देर बाद अमृता घर पहुंचती है, जहां रोहित अनामिका के बारे में अपनी माँ से बात करता है। अनामिका का नाम सुनते ही अमृता को गुस्सा आ जाता है और वो रोहित से बोलती है, रोहित बेटा, तू उस लड़की को भूल जा। मैं तेरी शादी एक सुंदर सी अमीर लड़की से कराऊंगी, ना कि उस फटीचर से कराऊंगी जिसके घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। माँ, मैं अनामिका से बहुत प्यार करता हूँ। मैं शादी करूंगा तो केवल अनामिका से ही। अगर आपने मेरी शादी उससे नहीं करवाई तो मैं खुद खुशी कर लूंगा, पर मैं अनामिका के अलावा किसी और को अपनी बीवी और इस घर की बहू नहीं बनने दूंगा। रोहित की जिद देखकर ना चाहते हुए भी अमृता इस रिश्ते के लिए मान जाती है और बहुत जल्द रोहित अपनी माँ के साथ अनामिका के घर जाता है, जहाँ अमृता अनामिका के गरीब बाप को देखती है और उसके फटे कपड़े और घर में से आ रही बदबू देखकर अमृता गुस्से में अनामिका के पिता से बोलती है, वैसे आप लोगों की औकात तो है नहीं हम लोगों के साथ बैठने की, लेकिन फिर भी मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को बहुत प्यार करता है, इसीलिए मैं तुम लोगों के यहाँ पर रिश्ता जोड़ने आ रही हूँ। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त बहन जी? मैं अपनी अनामिका की खुशियों के लिए आपकी सारी शर्त मानने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, मुझे दहेज में 1 कार, 2 लाख रुपए और 5 तोला सोना चाहिए। बहन जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपनी बेटी की परवरिश करी है। मैं गरीब भला आपको इतना दहेज कहाँ से दूंगा? पर हाँ, मेरी बीवी ने मरने से पहले मेरी बेटी के लिए कुछ कपड़े और गहने बनवाए थे। मैं वो गहने आपको दे दूंगा और उन्हीं कपड़ों में अपनी बेटी की विदाई कर दूंगा। अरे गरीब, जब तेरी औकात नहीं थी अपनी बेटी को बिहाने की, तो उसे ये सीख क्यों दी कि किसी रईस खानदान के लड़के को फंसाए? अपनी माँ के मुँह से ऐसी बातें सुन रोहित को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं यहाँ आपको इसलिए लाया था ताकि आप मेरी और अनामिका की शादी करवा सके। पर अगर आप नहीं चाहते कि मेरी और अनामिका की शादी हो तो ठीक है, मैं अनामिका से शादी करके आपसे दूर चला जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, तू ये सब क्यों बोल रहा है? अगर तू ही नहीं रहेगा तो मैं इस धन दौलत का क्या करूंगी? इस तरह से बहुत जल्द अनामिका और रोहित की शादी हो जाती है और शादी में अनामिका अपनी माँ के कुछ गहने और एक साड़ी लेकर आती है। मुंह दिखाई वाले दिन जब अनामिका साड़ी पहनकर बाहर आती है
तो सभी मेहमान अनामिका की सुंदरता देख हैरान हो जाते हैं और अमृता से बोलते हैं, अरे बहन अमृता, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी बहू एक गरीब घर की है, पर ये क्या, तुम्हारी बहू की साड़ी और उसके चेहरे की चमक को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई राजकुमारी है। उस साड़ी में अनामिका की खूबसूरती निखर रही थी। ये देखकर एक पल के लिए अमृता को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। शाम को जब सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं तो अमृता अनामिका के पास आकर उससे बोलती है, क्यों रे करमजली, मेरे बेटे से शादी होते ही तू उसे लूटने लगी? सच सच बता, कौन से पार्लर से मेकअप करवा के आ रही है जो तू इतनी सुंदर दिखाई दे रही है? ये साड़ी कौन सी दुकान से खरीद के लाई है? माँ जी, मैंने कोई मेकअप नहीं किया और ये साड़ी तो मेरी माँ की है। तेरी माँ की साड़ी, वो भी इतनी सुंदर? जब ये बात अमृता को पता चलती है कि अनामिका ने कोई मेकअप नहीं किया था और वो साड़ी भी उसकी माँ की है, तो अमृता को अनामिका की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोहित की जॉब छूट जाती है, जिस वजह से रोहित डिप्रेशन में चला जाता है और इस वजह से अब घर की आर्थिक व्यवस्था खराब होने लगती है और अमृता इस चीज का ताना अनामिका को देती है। आज तेरी वजह से मेरे बेटे की नौकरी चली गई। अरे मेरा बेटा, मेरा लाल डिप्रेशन में चला गया। देखते ही देखते हम लोग गरीब हो गए। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है करमजली। माँ जी, आप ये सब कुछ क्या कह रही हैं? आखिर मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि मेरे पति की जॉब चली जाए, रोहित डिप्रेशन में चला जाए या मेरे ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए? तू नहीं चाहती, लेकिन तेरे पैर तो मनहूस है ना। जब तू पैदा हुई थी तब तू अपनी माँ को खा गई और जब इस घर में आई तब तू मेरे बेटे की नौकरी खा गई और आज तेरी वजह से मेरा लाल, मेरा सोना डिप्रेशन में चला गया है। जब से तू इस घर में आई है मेरे घर से तो लक्ष्मी भी जा रही है। अमृता की ऐसी बातें सुनकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की साड़ी को हाथ में लेकर रोने लगती है। माँ, काश कि आप जिंदा होती तो मुझे ताना नहीं सुनना पड़ता। मेरी सास को लगता है कि मैं एक कुलक्षणी हूँ। मेरे आने से इस घर की लक्ष्मी चली गई। काश कि मैं अपने पति को ठीक कर पाती और माँ जी की मदद कर पाती। काश कि मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं उन्हें दे सकती। अनामिका के इतना बोलते ही उस साड़ी में से पैसे ही पैसे निकलने लगते हैं। ये देख अनामिका को विश्वास नहीं होता और उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ की दी हुई साड़ी कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई है और इसी साड़ी की वजह से मुंह दिखाई वाले दिन अनामिका की खूबसूरती इतनी ज्यादा बढ़ी थी। अब क्या था, अनामिका वो सारे पैसे लेकर अपनी सास को दे देती है और जादुई साड़ी के जादू से रोहित भी डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। घर में सब कुछ ठीक होने लगता है। ये देख अमृता अनामिका से बोलती है, तू और तेरा बाप इतने गरीब हैं कि तुम लोगों के पास 1 रुपया नहीं है। फिर तू इतने पैसे कहाँ से लाई है बहू? और तूने ऐसा कौन सा जादू किया कि मेरा बेटा पहले की तरह ठीक हो गया? माँ जी, ये सब कुछ तो मेरी जादुई साड़ी का कमाल है। अनामिका अमृता को सारी बात बताती है और जब अमृता को जादुई साड़ी का सच पता चलता है तो अमृता अपनी बहू से अपनी गलती की माफी मांगती है, जिसके बाद वो दोनों सास बहू एक साथ रहने लगती हैं और हमेशा जादुई साड़ी अनामिका और उसके ससुराल वालों की हिफाजत करती है। जादुई सुनहरा ऑटो रिक्शा। ये कहानी है अजय की। अजय बहुत ही ईमानदार ऑटो ड्राइवर था। अजय बहुत ही गरीब इंसान था, लेकिन मन का बहुत ही अमीर था। कुछ समय पहले अजय की ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण अजय का ऑटो पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। कुछ समय के लिए अजय के घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला व्यक्ति था अजय। उसने अपनी जुगाड़ लगाकर रिक्शे को ऑटो के आगे वाले हिस्से को जोड़कर काम चलाऊ ऑटो बना लिया है, जिससे अजय का काम चालू हो जाता है। ऐसे ही अजय जगह जगह जाकर कुछ सवारी उठाता है और उन्हें अपने घरों में छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन अजय एक मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा होता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब होती है। वो बूढ़ी औरत अजय से मदद मांगते हुए कहती है, अरे बेटा, मुझे जरा मेरे घर तक छोड़ दे। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे
तुझे पैसे दे देती। बस मुझ पर एक एहसान करना कि तू मुझे मेरे घर तक छोड़ देना। अरे माता जी, आप आराम से हमारे ऑटो में बैठी हैं, हम आपको आपके घर तक छोड़ कर आएंगे। और ये मत समझना कि हम एक ऑटो ड्राइवर हैं, ये समझिए कि हम आपके बेटे हैं और आप अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखना। हम तो सोचते हैं कि हमें रोज मौका मिले आप जैसी माताओं की सेवा करने का। बेटा, ये तो तेरा बड़प्पन है कि तू ऐसी सोच रखता है, वरना आजकल के वक्त में तो बिना पैसे के लोग अपनी इंसानियत दिखाना भूल जाते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, तो जिनके पास पैसे नहीं है, कम से कम उन लोगों की मजबूरी को समझना ही बड़ी इंसानियत है। हम उनकी मदद करें, यही बड़ी बात है। मैं बहुत देर से बहुत सारे ऑटो वालों से मदद मांग रही थी, सबने मुझे भगा दिया, लेकिन एक तू है जिसने मुझे अपनी माँ कहा और मेरी मदद के लिए तैयार हो गया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। भगवान अपना आशीर्वाद तुझ पर बनाए रखे। भगवान क्या माता जी, आप भी क्या बात करते हो। आप खुद हमारे लिए भगवान हैं, इसलिए आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम जीवन में तरक्की करें। कितनी भी मुश्किल आ जाए, हम कभी भी इसके आगे झुके नहीं। अब चलिए, आप हमारे ऑटो में बैठे हैं, हम आपको लेकर चलते हैं आपके घर। अजय उस बूढ़ी औरत को अपने ऑटो में बैठा लेता है। आसपास के बहुत सारे ऑटो ड्राइवर ये देखकर अजीब सा मुंह बनाते हैं और आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे ये अपने आप को समझता क्या है कि बहुत बड़ा दयालु इंसान है। अरे अगर ऐसे रोजगार में हम लोग दया दिखाते रह गए ना, तो हमारे हाथ 1 रुपया भी नहीं लगेगा। हाँ भाई, बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। और वैसे भी इस अजय के कहने से हम भी करने लग जाएंगे क्या ऐसे काम? नहीं, हम तो भाई पहले पैसा और फिर काम ऐसे ही करेंगे। इसकी तरह खैरात में थोड़ी आ रही है मेहनत। अजय रास्ते भर उस बूढ़ी औरत से खूब सारी बातें करता है। बातें करते करते उस बूढ़ी औरत के घर का रास्ता आ जाता है। अजय देखता है कि वो औरत एक मंदिर पर उतरने के लिए बोलती है। अजय को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत को मंदिर में ही उतार देता है। बूढ़ी औरत मंदिर में उतरती है और अजय से कहती है, बेटा अजय, क्या तुम मेरे दर्शन नहीं करोगे? माता रानी, आप ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया है मैंने जो मुझे आपके दर्शन हो गए? मेरा जीवन तो धन्य हो गया माता रानी। अब अगर मौत भी आ जाती है ना, तो कोई गम नहीं होगा माता रानी। अगर मुझ नादान बच्चे से कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना माता रानी। अजय बूढ़ी औरत को साक्षात माता रानी का रूप समझ रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत सच में एक माता रानी का रूप ले लेती है। अजय माता रानी के चरणों में जा गिरता है और रोता हुआ उनसे अपने जीवन की बहुत सारे उतार चढ़ावों के बारे में बताता है। तभी माता रानी अजय से कहती हैं, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जीवन में जिससे लोगों का भरोसा भगवान से उठ जाता है, लेकिन तुम अपनी हिम्मत को बिल्कुल भी नहीं हारे। भगवान पर भी तुमने भरोसा बनाया रखा, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आई और तुम्हारे पास आने के बाद मैंने जो तुम्हारा रूप देखा उससे मैं और भी ज्यादा प्रभावित हो गई। बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगी कि चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, तुम हमेशा इसी तरह से रहना और लोगों में खुशियाँ बांटते रहना। जी माता रानी, मैं हमेशा भविष्य में लोगों को खुश रखूंगा और खुशियाँ बांटूंगा लोगों में। और मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई सुनहरा ऑटो देना चाहती हूँ। ये जादू ही होता है इस ऑटो में। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी लोगों को इसमें बैठा सकते हो और हाँ, जरूरत पड़ने पर ये ऑटो उड़ भी सकता है। ये ऑटो कभी खराब भी नहीं होगा और इस ऑटो की चमक से लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। और ये इच्छा पूर्ति सुनहरा ऑटो है। तुम्हें भविष्य में जरूरत पड़ने पर अपनी कोई भी इच्छा इस ऑटो से तुम पूरी करवा सकते हो। इतना बोलकर माता रानी वहाँ से चली जाती है। अजय अपना सुनहरा ऑटो लेकर अपने घर जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अजय अपना जादुई सुनहरा ऑटो लेकर सड़क पर निकलता है। लोग उसकी ऑटो देखकर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं
अजय हर उस जरूरतमंद इंसान को अपने ऑटो में बैठाता है जिसके पास पैसे नहीं है, जो चलने फिरने में असमर्थ है। इस तरह अजय जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। आदमखोर चुड़ैल। आदर्श नाम के एक गांव में कुछ गांववासी एक साथ रहा करते थे। वो सभी एक साथ रहते थे और एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ खड़े रहते थे। इसीलिए वो गांव उनकी एकता के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे ही एक दिन उस गांव में एक बड़ी ही सुंदर लड़की आती है। उस सुंदर स्त्री को देखकर सारे लड़के उस पर मोहित हो जाते हैं। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिनों बाद वो लड़की एक बार फिर गांव में आती है और गांव के एक आदमी को अपने साथ ले जाती है। ये देख गांव में अमन नाम का एक लड़का अपने दोस्त अर्जुन से बोलता है, भाई इस लड़की का पता कर, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। मैं तो मन ही मन उसे चाहने लगा हूँ। बस सोच रहा हूँ कि जब इस बार वो सुंदर लड़की 15 दिन के बाद गांव में आए तो मैं उसे अपने दिल की बात बता दूं। पर दोस्त, तू तो इस लड़की को ना जानता है, ना ही कभी तूने इससे बात की है, और तुझे इससे प्यार हो गया और शादी भी करनी है। अरे भाई, एक बार इस लड़की के बारे में कुछ बता तो कर ले कम से कम। भाई जान पहचान का क्या है, वो तो जब हमारी बात शुरू होगी तो पहचान भी हो ही जाएगी। फिलहाल तो मैंने सोच लिया है कि जब इस बार वो 15 दिन के बाद गांव आएगी तो मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। इतना बोलकर अमन अपने घर में चला जाता है और उस लड़की के बारे में सोचने लगता है। तो वही गांव की कुछ औरतें आपस में बात करती हैं। अरे बहन, तुम जानती हो अपने गांव में ये जो सुंदर सी लड़की आती है, आखिर ये है कौन? क्या पता बहन कौन है, कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है। आज तक किसी को कुछ पता ही नहीं चल सका। बस इतना ही पता चल पाया है कि ये लड़की हर 15 दिन में आती है और एक लड़के को अपने साथ ले जाती है। कोई बात नहीं बहन, इस बार आने दो उस लड़की को। जब इस बार वो गांव में आएगी ना तो हम खुद ही उससे पूछ लेंगे कि आखिर वो लड़की है कौन और क्यों हर 15 दिन पर हमारे गांव में आती है और एक लड़के को साथ लेकर जाती है। इतना बोलकर वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही एक गांव में छोटी सी बीमारी फैल जाती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को होने लगती है। इसी तरह से 15 दिन बीत जाते हैं। वो सुंदर लड़की फिर से गांव में आती है, परंतु इस बार गांव में बीमारी देखकर वो लड़की गांव में ही रुक जाती है और गांव वालों की सेवा करने लगती है। तभी एक औरत उसके पास आती है और उससे बोलती है, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आती हो? अपने साथ तुम हर बार एक लड़के को क्यों लेकर जाती हो? और इस बार तुम हमारे गांव में आकर हम गांव वालों की सेवा भी कर रही हो। काकी, मेरा नाम सुंदरी है, मैं पास वाले गांव से ही आती हूँ। मेरे पापा एक वैद्य हैं, वो मुझे हर 15 दिन पर इस गांव में भेजते हैं। वो चाहते हैं कि मैं पता करूँ कि आखिर किस किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, और जो भी व्यक्ति बीमार होता है ना माँ जी, मैं उसे अपने साथ अपने पापा के पास इलाज के लिए ले जाती हूँ। परंतु इस बार जब मैं आई तो मैंने देखा कि गांव में छोटी सी बीमारी फैली हुई है और इस वजह से सभी गांव वाले बीमार हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ दिन यहीं रहकर गांव वालों की ही सेवा करूं। अरे बेटा, तुम तो बहुत ही नेक लड़की निकली। भगवान करे तुम्हें बहुत अच्छा घर परिवार मिले। अच्छा काकी, अब मैं चलती हूँ क्योंकि अब मुझे गांव के लोगों की तबीयत पहले से काफी बेहतर लग रही है। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है कि तभी उस लड़की पर अमन की नजर पड़ती है और अमन उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो लड़की जैसे ही जंगल में पहुँचती है, अमन उसे पीछे से आवाज देकर रोकता है और बोलता है, देखो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, कहाँ से आती हो, कहाँ जाती हो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कब से तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था, पर मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, और अब जब मुझे मौका मिला है तो मैंने अपने प्यार का इजहार तुमसे कर दिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब भी इस गांव में आती हूँ तुम्हें देखती हूँ कि तुम मुझे ही देख रहे होते हो, परंतु अभी मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है और प्लीज अब मेरे पीछे मत आना। और क्यों सुंदरी, जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? मैंने कहा ना तुमसे, प्लीज अब मेरे पीछे मत आना। और क्यों सुंदरी, जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? मैंने कहा ना तुमसे, प्लीज अब मेरे पीछे मत आना। और क्यों सुंदरी,
तुम मेरा पीछा मत करो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम मुझसे दूर रहो। अमन को कुछ समझ नहीं आता कि सुंदरी उससे प्यार करती है तो उससे दूर क्यों रहना चाहती है। अब वो सुंदरी के पास जाने लगता है, जिसके बाद वो देखता है कि सुंदरी की आंखें लाल होने लगी हैं, उसके हाथों के नाखून बड़े हो रहे हैं और देखते ही देखते सुंदरी का पूरा रूप आदमखोर चुड़ैल में बदल जाता है। सुंदरी का असली रूप देखकर अमन बहुत डर जाता है। वो वहाँ से भागने लगता है। तभी आदमखोर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और अपने साथ जंगल में ले जाती है। मैंने समझाया था ना तुझे कि मेरे पास मत आना, मुझसे दूर चले जा। अगर तू मुझसे दूर चला जाता तो तुझे मेरी सच्चाई का पता नहीं चलता, और अगर तू मेरी सच्चाई नहीं जानता तो आज तू जिंदा बच जाता। पर सुंदरी, अभी कुछ देर पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, और जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरी जान कैसे ले सकती हो भला? हम जिससे प्यार करते हैं, क्या हम उसकी जान ले सकते हैं? मैं एक आदमखोर चुड़ैल हूँ। जब तक इंसान के रूप में रहती हूँ मुझे तब तक तुम इंसानों से प्यार होता है, परंतु जैसे ही मैं अपने असली रूप में आती हूँ वैसे ही तुम इंसानों के खून की प्यासी हो जाती हूँ। इतना बोलकर आदमखोर चुड़ैल अमन के हाथ पैर बांध देती है और उसे आग के ऊपर लटका देती है और जिंदा अमन को पकाती है। कुछ देर बाद अमन मर जाता है। वो चुड़ैल उसे खाने लगती है, परंतु ये सब कुछ अमन का दोस्त अर्जुन देख लेता है और वो गांव में जाकर सभी से बोलता है, गाँव वालों, हम सबको उस सुंदरी से बचकर रहना होगा जिसे हम अपने गांव का फरिश्ता समझ रहे थे। असल में वो सुंदरी सुंदरी नहीं बल्कि एक आदमखोर चुड़ैल है जो हर 15 दिन में आती है और गांव के एक बंदे को अपने साथ ले जाकर उसे मारकर खा जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं सच कह रहा हूँ काका, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने मेरे दोस्त को जिंदा जला दिया और उसके मांस को वो स्वाद ले लेकर खा रही है। यदि आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो आप सब मेरे साथ जंगल में चलकर अपनी आंखों से उस सुंदरी का असली रूप देख लो। नहीं नहीं, हम सभी गांव वाले ऐसे खाली हाथ जंगल में नहीं जा सकते। अगर अर्जुन की बात सच निकली तो वो आदमखोर चुड़ैल हम सभी को मार डालेगी। तुम सही बोल रहे हो। हमारा गांव एकता के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए आज भी हम गांव वाले एक साथ जाएंगे और अपने हाथों में मशाल लेकर जाएंगे। यदि उस आदमखोर ने हम पर हमला किया तो हम सब मिलकर आदमखोर चुड़ैल का सामना करेंगे। इतना बोलकर गांव वाले अपने हाथ में मशाल, माता रानी की चुनरी और लाल सिंदूर लेकर अर्जुन के साथ जंगल में जाते हैं, जहां वो सब सुंदरी का असली रूप देख लेते हैं। परंतु जब आदमखोर गांव वालों को एक साथ देखती है तो गांव वालों पर वार करने लगती है, परंतु सभी गांव वाले एक साथ मिलकर आदमखोर चुड़ैल का सामना करते हैं और उसके ऊपर पहले माता रानी की चुनरी और सिंदूर डालते हैं। उसके बाद मशाल लेकर उसे जिंदा जला देते हैं। तुम गांव वालों ने ठीक नहीं किया। मैं एक श्रापित आदमखोर चुड़ैल हूँ। मैं कुछ सालों बाद वापस आऊंगी। जब मैं आऊंगी तो तुम गांव वालों की एकता नष्ट कर दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल हमेशा के लिए मर जाती है और सभी गांव वाले एक बार फिर से अपने गांव में हंसी खुशी रहने लगते हैं।